हाय गाइस, दिस इज सी विजय राजपूत और इस लेक्चर में हम रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। राइट, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये चैप्टर एग्जाम की दृष्टि से कितना जरूरी है। तो देखिए, एग्जाम में अपन देखें तो लास्ट जो अटेम्प्ट्स हुए हैं उनका एवरेज अगर मैं निकालूं तो लगभग 8 से 10 नंबर का ये चैप्टर हर बार ही एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, सेकेंड थिंग, ये चैप्टर इजी भी है और सिंपल भी है। तो अगर कोई चैप्टर छोटा है और 8 से 10 नंबर का एग्जाम में कवर किया जा रहा है तो मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ऐसे चैप्टर को बहुत स्ट्रॉन्ग बना लिया जाए। राइट, तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में मैं आपकी पूरी मदद करने वाला हूँ, बस आप एंड तक इस लेक्चर को जरूर वॉच करिए। राइट, ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन कहाँ से कि इस चैप्टर में क्या क्या कवर होता है ना। तो इसमें एक तो हम एथिक्स के बारे में बातें करेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे SQC1, फिर हम देखेंगे SE220। इनफैक्ट SQC1 और SE220 तो हमें साथ में ही पढ़ना है क्योंकि दोनों ही क्वालिटी कंट्रोल पर बेस्ड है। एंड फाइनली हम पढ़ेंगे SE210। बस इतना ही हमें कवर करना है चैप्टर नंबर 11 में। राइट, चलो तो हम शुरुआत करते हैं मीनिंग ऑफ एथिक्स से। एथिक्स का मतलब क्या होता है? तो देखिए क्या होता है, कोई पर्सन जिस तरीके से बिहेव करता है, तो जब वो बिहेव करता है तो कुछ ना कुछ मोरल प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके हिसाब से वो बिहेव करता है। मतलब यूँ समझो कि आप कोई पर्सन कैसे बिहेव करेगा ये उसके मोरल प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है ना, या उन पर डिपेंड होता है। तो उन्हीं मोरल प्रिंसिपल को क्या कहा जाता है? एथिक्स कहा जाता है। राइट, सो क्या लिखा है? मोरल प्रिंसिपल विच गवर्न अ पर्सनस बिहेवियर। एक पर्सन का जो बिहेवियर है वो जिन मोरल प्रिंसिपल के हिसाब से गवर्न होता है उन मोरल प्रिंसिपल को ही क्या कहा जाता है? एथिक्स कहा जाता है। फिर क्या लिखा है? इट इज समथिंग कम्स इंट्रिंसिकली। ठीक है, फिर ये माइंड की वो स्टेट है, ये वो स्टेट ऑफ माइंड है जो आपसे कहती है कि आपको एक्ट करना है मोरल प्रिंसिपल्स के हिसाब से, है ना। तो ये एक जनरल बात है कि अगर कभी एथिक्स के बारे में कुछ पूछ लिया जाए तो आप ऐसा बता सकते हैं। ठीक है, फिर बात आती है कि एथिक्स की जरूरत क्या है। एथिक्स कहो, प्रोफेशनल एथिक्स कहो, एक ही बात है ना। तो प्रोफेशनल एथिक्स की जरूरत क्या है? सबसे पहली बात, जरूरत इसलिए है क्योंकि ये सोसाइटी, ये गवर्नमेंट, क्लाइंट, इन्वेस्टर, ये दुनिया आप पर ट्रेमेंडस ट्रस्ट करती है। आपके द्वारा दी गई सर्विसेज पर ये दुनिया भरोसा करती है। तो जरूरी हो जाता है कि आप क्या करें? एथिक्स को फॉलो करें। सेकेंडली, एथिक्स को इसलिए भी फॉलो करना, एथिक्स की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि ये सीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वो पब्लिक इंटरेस्ट में काम करे। भाई सीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वो पब्लिक के हित में काम करे। तो यार पब्लिक के हित में काम करना है तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एथिक्स को तो फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर आप एथिक्स को फॉलो करेंगे तो उससे फायदा क्या होगा? आप प्रोटेक्ट कर पाएंगे अपने प्रोफेशन को भी और इस कम्युनिटी को भी। समझे आप बात को? ऑब्वियसली यार, अगर एक सीए अच्छे से ऑडिट करेगा तो आईसीआई का भी वैल्यू बना रहेगा, आईसीआई भी बचा रहेगा, और दूसरा इस कम्युनिटी का भी फायदा होता रहेगा। ठीक है, फिर तीसरा क्या है? ये जो आपका प्रोफेशन है ना, इसकी रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस इस बात पर डिपेंड करती है कि आप एथिकल स्टैंडर्ड्स को कितने अच्छे से कंप्लाई कर रहे हैं। यार सिंपल सी बात है, आज एक डॉक्टर भी होता है, अगर वो अपने एथिक्स के हिसाब से चलता है ना तो ऑब्वियसली उस प्रोफेशन की वैल्यू बनी रहती है। ऐसी तो अपना प्रोफेशन है, अगर हम अच्छे से बिहेव करेंगे, एथिक्स को फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे प्रोफेशन की रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस बना रहेगा। राइट, इसके बाद क्या लिखा है? फोर्थ पॉइंट में देखो आप, एश्योरेंस एंगेजमेंट आर मीन टू बूस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर्स। अब बताओ, जो सीए होता है वो मेनली देखा जाए तो एश्योरेंस सर्विसेज देता है। अब बताओ, अगर आप किसी को आश्वासन दे रहे हो और लोग आप पर ही ट्रस्ट नहीं करें क्योंकि आप एथिकल नहीं हैं, तो फिर वो आपके द्वारा दिए गए एश्योरेंस पर कैसे रिलाई कर पाएंगे? समझ रहे हैं आप बात को? तो क्या लिखा है कि सिंस एश्योरेंस एंगेजमेंट के अंदर क्या होता है, हम यूजर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम करते हैं, तो जरूरी हो जाता है कि यूजर्स भरोसा करें किस पर? उस पर्सन पर जो क्या कर रहा है, उस सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है। तो सिंस सीए क्या कर रहा है? सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, एश्योरेंस वाली सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो भाई अगर आप एथिकल होगे तो आप पर भी भरोसा करेगी दुनिया और आपके द्वारा दी गई सर्विसेज पर भी भरोसा करेगी। ठीक है, इसके अलावा लास्ट के 2 पॉइंट लगभग एक जैसे हैं। आईसीआई कहता है कि सुनो सीए साहब, चाहे आप प्रैक्टिस में हो चाहे आप जॉब में हो, आपको एथिकल रिक्वायरमेंट्स को तो कंप्लाई करना ही पड़ेगा। राइट, एथिक्स से रिलेटेड
सारी बातें कहाँ बताई गई हैं? कोड ऑफ एथिक्स में। आईसीआई ने कोड ऑफ एथिक्स इशू करा है जिसमें एथिकल रिक्वायरमेंट्स बताई गई हैं, एथिकल कौन कौन सी एथिक्स आपको फॉलो करना है वो सब बातें बताई गई हैं। तो आईसीआई कहता है कि सुनो, आपको चाहे आप प्रैक्टिस में हो चाहे आप जॉब में हो, आपको कोड ऑफ एथिक्स को तो फॉलो करना ही है, ठीक है। एंड फाइनली अगर आप कोई वायलेशन करते हैं, अगर आप किसी चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं, तो ऐसे केस में आपके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जा सकता है, जिसके अंतर्गत आप पे फाइन लगाया जा सकता है या फिर आपकी मेंबरशिप भी सस्पेंड की जा सकती है या छीनी जा सकती है, राइट। तो ये दोनों पार्ट हमारे खत्म हो जाते, बहुत ही जनरल बातें थी ये तो। फिर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। एथिक्स से रिलेटेड दो अप्रोच होती है, एक होती है प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच, दूसरी होती है रूल बेस्ड अप्रोच। एक होती है प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच, दूसरी होती है रूल बेस्ड अप्रोच। प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच क्या कहती है, या नहीं, पहले अपन बात कर लेते हैं रूल बेस्ड अप्रोच पर, ठीक है। रूल बेस्ड अप्रोच क्या कहती है कि आपको फॉलो करना है किसको? रूल्स को। इट स्ट्रिक्टली फॉलोज क्लियरली एस्टेब्लिश्ड रूल। तो रूल बेस्ड अप्रोच क्या कह रही है कि जो नियम कानून बनाए गए हैं आपको उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, मतलब करना है, जो लिखा है वो फॉलो करो, डन। लेकिन प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच क्या कहती है कि आपको स्पिरिट ऑफ एथिक्स को फॉलो करना है, मतलब आपको एथिक्स की भावना को फॉलो करना है। आप ऐसे समझो, जब कोई लॉ बनाया जाता है तो लॉ मेकर की कोई इंटेंशन होती है उस लॉ को बनाने के पीछे, तो आप उस इंटेंशन को ध्यान में रखते हुए लॉ को फॉलो करोगे तो उसे कहा जाएगा आपका प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच। और अगर आप शब्दों को पकड़ने बैठ जाओगे कि नहीं उसमें तो ऐसा लिखा है तो हम तो वैसा ही करेंगे, जबकि आपको पता है कि लॉ मेकर की इंटेंशन कुछ अलग है, फिर भी आप क्या बोल रहे हो, नहीं जो लिखा है हम तो वही फॉलो करेंगे। तो अगर आप ऐसा करते हो तो फिर ये कहा जाएगा रूल बेस्ड अप्रोच, कि आपको स्ट्रिक्टली जो रूल बनाए हैं वो फॉलो करना है, तो ये हो गई रूल बेस्ड अप्रोच। और अगर आप एथिक्स की भावना को, मतलब लॉ मेकर की इंटेंशन को अगर आप फॉलो करते हो तो फिर उसको कहा जाएगा क्या? आपका प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच, ठीक है। और देख लेते हैं और क्या क्या लिखा है। रूल बेस्ड अप्रोच में क्या लिखा है? इट मे लीड टू नैरो आउटलुक, ठीक है, एंड स्पिरिट ऑफ एथिक्स में बी ओवरलुक्ड। हो सकता है कि एथिक्स की भावना इग्नोर हो जाए क्योंकि आप बस जो रूल्स दिए हैं बस उनको पकड़ के बैठोगे, नहीं हमको तो यही फॉलो करना है, बस ऐसा ही करेंगे हम तो जैसा लिखा है। तो ऑब्वियसली हो सकता है कि एथिक्स की जो स्पिरिट है, भावना है, वो इग्नोर हो जाए या ओवरलुक हो जाए, है ना। यहां पर क्या लिखा है प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच में? इट रिक्वायर्स अकाउंटेंट या सीए जो भी है टू एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट इन एवरी सिचुएशन बेस्ड अपॉन देयर प्रोफेशनल नॉलेज, स्किल एंड एक्सपर्टाइज। मतलब ये कहते हैं कि जब भी कोई सिचुएशन आपके सामने आए तो आप अपने नॉलेज से, एक्सपीरियंस से जो प्रोफेशनल जजमेंट आपका बोले वो आपको करना चाहिए। सिंपली आप कोई भी सिचुएशन को देखोगे तो आपको अपने प्रोफेशनल जजमेंट का यूज करना है और आपको जो उचित लगे आपको वो करना है, ना कि रूल्स को पकड़कर बैठना कि नहीं रूल में तो ऐसे ही लिखा है तो हम तो ऐसे ही करेंगे। ऐसा करने की बजाय आपको क्या करना है? प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज करना है हर सिचुएशन में, राइट। फिर क्या लिखा है थर्ड, कि जो प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच है वो कहीं ना कहीं कैसी है? एक फ्लेक्सिबल अप्रोच है, ठीक है, एक फ्लेक्सिबल अप्रोच है और न्यू सिचुएशन में भी अप्लाई हो सकती है। भाई हर चीज़ के लिए तो रूल्स नहीं बन सकते हैं ना, तो जहाँ रूल्स नहीं भी बनाए हैं आप क्या कर सकते हो, वहाँ पर अपने हिसाब से, अपने प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से उस सिचुएशन को भी डील कर सकते हो, है ना। सो प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच फ्लेक्सिबल है, न्यू सिचुएशन में भी अप्लाई की जा सकती है। और अगर अपन बात करें रूल बेस्ड अप्रोच की तो क्या है सर? दिस अप्रोच इज समवॉट रिजिड। ये अप्रोच क्या है? रिजिड है एंड मे नॉट बी पॉसिबल टू डील एवरी प्रैक्टिकल सिचुएशन। भाई रूल हर प्रैक्टिकल सिचुएशन के लिए नहीं बनाए जा सकते हैं, तो रूल बेस्ड अप्रोच सब जगह नहीं लग सकती है। सब जगह कौन सी अप्रोच लग सकती है? प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच, ठीक है। फाइनली अपन बोल सकते हैं इट इज नेसेसरी दैट स्पिरिट ऑफ कोड इज फॉलोड। मतलब देखा जाए तो ये कहना चाहते हैं कि आप स्पिरिट ऑफ कोड या स्पिरिट ऑफ एथिक्स को या प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच को फॉलो करेंगे तो ये बेहतर होगा, राइट। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में इंपोर्टेंट है, आ सकता है, राइट। फिर अपन बढ़ते हैं आगे और एक और इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं और इसका नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। कौन कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं? इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। मेनली ये 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें एक प्रोफेशनल को, एक सीए को फॉलो करना होता है, राइट।
सबसे पहले हम बात करेंगे इंटेग्रिटी के ऊपर, ठीक है। क्या है भाई इंटेग्रिटी के अंदर क्या बताया है? यहां पर बोला गया है कि आपको क्या करना है, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट रहना है इन ऑल प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है और ऑनेस्ट बोलना है, जो भी आपको सही लगे वो आपको करना है, ठीक है। फिर इट एम्प्लाइज फेयर डीलिंग एंड ट्रूथफुलनेस, सच बोलना है, फेयर काम ही करना है, राइट। और सबसे मेन जहां से क्वेश्चन बनेंगे वो लाइन क्या है, किसी भी सीए को जानबूझकर ऐसी किसी भी रिपोर्ट, रिटर्न कम्युनिकेशन या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन से खुद को एसोसिएट नहीं करना है जो कि आपको पता है कि क्या है, गलत है या मिसलीडिंग है। सबसे मेन सेंटेंस यही है कि एक सीए को किसी भी ऐसी एक्टिविटी में, किसी भी ऐसी रिपोर्ट्स में, किसी भी ऐसी कम्युनिकेशन में, किसी भी ऐसी इंफॉर्मेशन में खुद को इन्वॉल्व नहीं करना है, खुद को उसमें एसोसिएट नहीं करना है जो कि आपको पता है कि ये मिसलीडिंग है या फॉल्स है या गलत है, राइट। आप देख लो इसमें एक क्वेश्चन भी है। अब समझो एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आने हैं तो आप मेनली फोकस करो कि यार प्रैक्टिकल क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, प्लस कोई भी कॉन्सेप्ट को इस नज़र से देखो कि इस पर कैसे वो केस स्टडी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे इसको देख लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है, एक सीए जो है वो क्या कर रहा है, एक सर्टिफिकेट इशू कर रहा है जिसमें ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वो 9 करोड़ बता रहा है ताकि क्लाइंट की रेगुलेटरी फीस को बचाया जा सके, जबकि उस प्लांट एंड मशीनरी की जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो 15 करोड़ है एज पर रिकॉर्ड्स ऑफ द क्लाइंट। मतलब एक सीए एक ऐसा सर्टिफिकेट इशू कर रहा है जिसमें प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट सच्ची में कुछ और है और ये कुछ और कॉस्ट को लिखकर और सर्टिफिकेट इशू कर रहा है। अगर ऐसा करोगे तो यार आप खुद ही सोच लो, क्या आप जानबूझकर खुद को ऐसी एक्टिविटी में एंगेज नहीं कर रहे हो जो कि आपको पता है कि गलत है? तो इसे कहा जाएगा कि आपने कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करा है, इंटेग्रिटी को, राइट। तो आप समझ गए क्वेश्चन कैसा आएगा एग्जाम में? ठीक है सर, हम समझ गए सर, बहुत बढ़िया। फिर हम आते हैं ऑब्जेक्टिविटी में, ठीक है। यहां पर क्या बताया है, ऑब्जेक्टिविटी मतलब जहां पर आप फ्रीली बिहेव कर सकें, जहां पर आप फ्रीली अपने डिसीजन ले सकें, तो आप बोलोगे कि आप ऑब्जेक्टिव हो, आपके अंदर ऑब्जेक्टिविटी। अगर आप फ्रीली बिहेव कर सकते हो, अगर आप किसी के दबाव में नहीं हो, तो आप बोलोगे कि आपके अंदर ऑब्जेक्टिविटी वाला फीचर है, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा है, इट रिक्वायर्स एन ऑडिटर नॉट टू कॉम्प्रोमाइज प्रोफेशनल जजमेंट। आपका प्रोफेशनल जजमेंट कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रोफेशनल जजमेंट कॉम्प्रोमाइज हुआ तो ऐसा माना जाएगा कि आप ऑब्जेक्टिव नहीं है, आपके अंदर ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। क्या मतलब सर? देखो यार, प्रोफेशनल जजमेंट मतलब कि यार हमने कोई सिचुएशन को देखा और हमें लगता है कि इस सिचुएशन में हमें ये करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मुझे कोई गलती दिखती है और मुझे लगता है कि इसको ऑडिट रिपोर्ट में बताना चाहिए, ये मेरा प्रोफेशनल जजमेंट कहता है। और मान लीजिए मैं ऐसा नहीं करता हूं, क्योंकि जो कंपनी की ओनर है या कंपनी में कोई मेरा रिलेटिव है, खास रिलेटिव है जो कंपनी में किसी अच्छी पोजीशन पे बैठा हुआ है, तो ऑब्वियसली मैं सच थोड़ी बोल पाऊंगा फिर, है ना। तो कोई भी ऐसी सिचुएशन जहां पर क्या हो रहा है, आपका जो प्रोफेशनल जजमेंट है वो कॉम्प्रोमाइज अगर होने लगे, तो समझ जाओ आपके अंदर ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। सो ऑब्जेक्टिविटी वाला फीचर क्या कहता है, इट रिक्वायर्स एन ऑडिटर नॉट टू कॉम्प्रोमाइज प्रोफेशनल जजमेंट बिकॉज ऑफ बायस, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस। किसी भी रीजन से आपको अपने प्रोफेशनल जजमेंट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। और क्या लिखा है सर, डू नॉट एक्सेप्ट और कंटिन्यू प्रोफेशनल एक्टिविटी इफ एनी सर्कमस्टेंसेस और रिलेशनशिप इन्फ्लुएंस द प्रोफेशनल जजमेंट। आपको कोई भी ऐसी एक्टिविटी में खुद को एंगेज नहीं करना है जिसमें आपको लगता है कि आपका प्रोफेशनल जजमेंट जो है वो इन्फ्लुएंस हो सकता है या कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिविटी। देखो, ये जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन वो बता देता हूं। एग्जाम में ये लाइन लिखी गई और पूछा गया कि बताओ कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिसको फॉलो नहीं किया गया, तो बताना आप। अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस एक्सेप्टेड द अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ अ फर्म इन विच हिज सिस्टर वाज अ पार्टनर। आप बताओ, मैंने किसी ऐसी फर्म का ऑडिटर या ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया है जहां पर मेरी सिस्टर ही पार्टनर है, मतलब एक तरीके से सिस्टर की फर्म का ऑडिट मुझे करना है। आप बताओ, क्या मैं खुलकर बोल पाऊंगा कि सामने वाली कुछ गलत कर रहे हैं? ऐसा मैं कभी बोल पाऊंगा? नहीं बोल पाऊंगा भाई, क्योंकि सिस्टर ही तो बैठी है सामने। तो अपन कैसे बोलेंगे कि ये गलत है? तो अपना प्रोफेशनल जजमेंट कॉम्प्रोमाइज होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली।
क्या हम वो बोल पाएंगे जो हम रियल में बोलना चाहते हैं? नहीं बोल पाएंगे। इसका मतलब हमारा प्रोफेशनल जजमेंट क्या हो रहा है? कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, राइट। तो ये क्वेश्चन अभी आप देखेंगे तो ये सितंबर में ही आया है, सितंबर 24 में, आई थिंक मई 24 में आया था ये, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा गया मई 24 के एग्जाम में, राइट। ठीक है, और आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं हमारे अगले फंडामेंटल प्रिंसिपल की, जिसका नाम है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि एक सीए को क्या करना है? प्रोफेशनल नॉलेज और स्किल को अटेन भी करना है और मेंटेन भी करना है। क्यों? ताकि आप अपने क्लाइंट को एक अच्छे लेवल की कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल सर्विसेज दे सको बेस्ड ऑन करंट टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। बताओ क्या कह रहा है ये फंडामेंटल प्रिंसिपल? ये कह रहा है कि सीए साहब आपको क्या करना है? प्रोफेशनल नॉलेज और स्किल को अटेन भी करना है और मेंटेन भी करना है, ताकि आप अपने क्लाइंट को आज के जो करंट के जो टेक्निकल और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड है उनके हिसाब से प्रोफेशनल सर्विसेज दे सको। सिंपल सी बात है, अगर आप सामने वाले को अच्छी सर्विस देना चाहते हो तो पहले आपको खुद को वो उस लेवल का नॉलेज और स्किल ऑब्टेन करना होगा और मेंटेन करना होगा, है ना। प्लस क्या लिखा है? ये ड्यू केयर को बताया है। तो उन्होंने बोला है एक्ट डिलीजेंटली, मतलब आपको सावधानी से एक्ट करना है, मतलब आपको लापरवाही नहीं करना। सिंपल शब्दों में आपको रेकलेस तरीके से कोई काम नहीं करना है ना। सो डिलीजेंस इंक्लूड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्ट केयरफुली, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्ट केयरफुली। ठीक है, मतलब आपको केयरफुली एक्ट करना है इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। ठीक है, आपको केयरफुली एक्ट करना है और जो भी नियम कानून, जो भी स्टैंडर्ड है उनको फॉलो करते हुए अपने काम को करना है। सर इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा? बहुत बढ़िया, मई 24 एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वही बता देता हूं आपको। क्या आया एग्जाम में? अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस फेल्ड टू इन्फॉर्म हिज क्लाइंट अबाउट द चेंजेस इन लॉ एप्लीकेबल टू हिज क्लाइंट। अब बताओ, आपकी क्लाइंट पर पहले जो लॉ लगते थे अब वो लॉ चेंज हो गए। मान लो 1 मिनट के लिए पहले उस पर पार्टनरशिप एक्ट लगता था क्योंकि वो पार्टनरशिप फर्म थी, अब वो कंपनी में कन्वर्ट हो गई तो अब उस पर कंपनी लॉ लगना चाहिए, ऑब्वियसली कंपनी लॉ लगेगा। तो आप उसको ये बता ही नहीं रहे हो। अब ये तो बहुत जनरल एग्जांपल हो गया, नॉर्मली ऐसी गलती तो नहीं करेगा क्लाइंट, लेकिन अगर कोई और लॉ है जो पहले लगता था और अब दूसरा लॉ लगने लगा है, अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको अपने क्लाइंट को बताना चाहिए कि सुनो आप पर अभी ये चीज़ भी अप्लाई होगी। चलो ऐसे मान लो उस पर कारो लगना था, उसको नहीं पता है। हालांकि कारो की रिक्वायरमेंट सीए के एंगल से रहती है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई चीज़ उस पर अप्लाई होनी थी, जैसे कि फेमा पहले उस पर नहीं अप्लाई होता था और अब इस बार से फेमा लगना है क्योंकि वो फॉरेन करेंसी में भी डील कर रहा है, तो फिर ये बात आपको उसको बतानी चाहिए यार, है ना। अगर आप नहीं बताते हो जबकि आपको क्लियरली सब दिख रहा है तो इसे ऐसा माना जाएगा कि आप लापरवाही से एक्ट कर रहे हो, यू आर नॉट एक्टिंग विथ ड्यू केयर, ऐसा अपन बोल सकते हैं, है ना। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉलो नहीं करा है? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर वाला, है ना। फिर क्या लिखा है? एक और क्वेश्चन आया एग्जाम में, ये आया इसी एग्जाम में, सितंबर 24 एग्जाम में, है ना। ड्यू टू टाइट डेडलाइंस CAB has insufficient time to properly perform or complete the relevant duties and he has to sign off clean audit report। अच्छा, मतलब CA के पास टाइम कम था, टाइट डेडलाइन थी, तो उसने क्या करा? उसने ऑडिट रिपोर्ट क्लीन साइन कर दी, क्लीन ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दी कि यार टाइम ही नहीं है, तो जल्दी जल्दी में उसने ज़्यादा चीज़ें चेक नहीं करी और क्या कर दिया, जल्दी से क्लीन ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दी। ठीक है, अब बताओ कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो इन्होंने फॉलो नहीं करा? सिंपल, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। लापरवाही की आपने, क्यों जल्दबाजी कर रहे हो? आप गलत ओपिनियन दे दोगे तो सोचो कितनी सारी जनता का नुकसान हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा, राइट। ठीक है, और आगे चलते हैं। अगला फंडामेंटल प्रिंसिपल है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का सिंपल मीनिंग होता है कि जो भी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन आपको मिली है वो इंफॉर्मेशन आपको किसी और को डिस्क्लोज नहीं करना है, राइट। सो कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या लिखा है? इट रिक्वायर्स अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट टू रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप। ठीक है, आपको प्रोफेशनल या बिजनेस रिलेशनशिप में जो भी इंफॉर्मेशन आपने क्लाइंट की एक्वायर करी है उसको कॉन्फिडेंशियल रखना आपकी जिम्मेदारी होगी।
ठीक है, क्यों सर? क्योंकि इट सर्व द पब्लिक इंटरेस्ट बिकॉज इट इनेबल्स फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्लाइंट टू ऑडिटर विथ द अंडरस्टैंडिंग दैट द इंफॉर्मेशन विल नॉट बी डिस्क्लोज्ड। अब ये बात थोड़ा ध्यान से सुन लेना, क्योंकि नॉर्मली लोग ये समझ नहीं पाते। देखो क्या होता है, जब आप कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करते हो तो इस वाले फंडामेंटल प्रिंसिपल को जब आप फॉलो कर रहे हो, मतलब आप पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रहे हो एक तरीके से। कैसे? एक बात बताओ, अगर आप अच्छा ऑडिट करेंगे तो पब्लिक के लिए सही रहेगा, ये पब्लिक के हित में है ये। हाँ सर, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा ऑडिट करेंगे तो अच्छी ऑडिट रिपोर्ट जाएगी तो दुनिया अच्छे डिसीजन ले पाएगी। हाँ सर, बहुत बढ़िया है। अब बताओ, अच्छा ऑडिट में कब कर पाऊंगा? अच्छा ऑडिट में तब कर पाऊंगा जब क्लाइंट मुझे पूरी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब मुझे क्लाइंट पूरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन कब प्रोवाइड करेगा? जब उसको ये भरोसा हो, ये ट्रस्ट हो कि ये जो सीए सर है ना हमारे, ये हमारी कोई भी इन्फॉर्मेशन को कहीं लीक नहीं करेंगे, कहीं डिस्क्लोज नहीं करेंगे। जब उसको ये ट्रस्ट रहेगा तो वो पूरी इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली मुझे बताएगा। और जब क्लाइंट मुझे पूरी बातें अच्छे से बताएगा तो मैं अच्छा ऑडिट करूंगा, तो अच्छी रिपोर्ट बनेगी, तो ये सब पब्लिक इंटरेस्ट में रहेगा, है ना। तो इस एंगल से लिखा गया है कि इट सर्व द पब्लिक इंटरेस्ट बिकॉज इट एनेबल्स फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्लाइंट टू ऑडिटर विथ द अंडरस्टैंडिंग दैट द इंफॉर्मेशन विल नॉट बी डिस्क्लोज्ड। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है इसके? किस चीज के सर? कॉन्फिडेंशियलिटी के। कि नॉर्मली तो आपको क्लाइंट की इंफॉर्मेशन किसी को नहीं बताना है, लेकिन बता सकते हो कब? इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ। अगर लॉ ने बोला है तो फिर सीए को वो इन्फॉर्मेशन जो क्लाइंट की भले ही है उसको बताने का अधिकार होगा, है ना। तो लॉ ने बोला है तो फिर तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। दूसरा, अगर क्लाइंट ने ही ऑथराइज करा है, मतलब क्लाइंट ने ही परमिट कर दिया है, तो फिर वो बात हम किसी और को भी बता सकते हैं। मतलब तुम्हारी बारे में कोई बात मैं किसी को बताऊं, अगर इसको तुम ही अलाउ कर देते हो तो मैं किसी को भी बता सकता हूँ। ठीक है, तुमको प्रॉब्लम नहीं है तो फिर मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? ठीक है, व्हेन देयर इज अ प्रोफेशनल ड्यूटी। अगर कोई प्रोफेशनल ड्यूटी है, जैसे मान लो कि कोई इंक्वायरी या कोई इन्वेस्टिगेशन गवर्नमेंट अथॉरिटी का चल रहा है, आपके ऊपर ईडी वीडी की रेड पड़ी है, कुछ भी ऐसा हुआ है, तो फिर आपको सब चीज़ें बतानी पड़ेंगी, है ना। कोऑपरेट तो करना पड़ेगा गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के साथ, राइट। तो एक्सेप्शन कितने हैं? लॉ ने बोला है तो बताना पड़ेगा, क्लाइंट ने परमिट करा है तो बताना पड़ेगा, या बता सकते हो, यूँ बोल सकते हैं। और अगर आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी बन जाती है कि आपको कोई चीज़ डिस्क्लोज करनी है तो आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। आप ये नहीं बोल पाएंगे कि नहीं 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 नहीं, हमारा वो फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो पाएगा, है ना। ओके, चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है सर? ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है ना। आई थिंक ये क्वेश्चन है सॉरी इससे लिख देता हूँ, मई 24 का ये क्वेश्चन है और ये सितंबर 24 का है। बहुत बढ़िया, दोनों क्वेश्चन देख के आपको लगेगा कि यार मैं कर सकता हूँ एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बन जाएंगी ये चीज़ें। देखना क्या लिखा है। अ सीए इन प्रैक्टिस was approached by his friend to seek some insider information about a company which was a client of the CA. He could not refuse his friend request. एक बार बताओ यार, मैं किसी कंपनी का ऑडिट कर रहा हूँ और मेरे दोस्त का कॉल आया और वो कहता है यार विजय सर मुझे इन्फॉर्मेशन बता दोगे कंपनी की, या कंपनी की कोई भी बातें पूछ रहा है, तो मैंने बता दी क्योंकि मैंने सोचा ये तो मेरा दोस्त ही है। तो ऐसा करना गलत है, मतलब गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। चाहे वो आपका फ्रेंड हो या रिलेटिव हो या कोई भी हो, आपको कंपनी की कोई भी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि आपने कॉन्फिडेंशियलिटी वाला जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है उसको फॉलो नहीं करा है, उसका नॉन कंप्लायंस करा है, राइट। तो उन्होंने ये पूछा था कि बताओ इस एग्जाम्पल में कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया गया, या कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल को कंप्लाई नहीं किया गया। अगला देखो आप, सितंबर 24 एग्जाम में क्या पूछा गया, देखो क्या लिखा है। CAP इज अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन सर्विस। ठीक है, मैं CA हूँ, ठीक है, इन सर्विस हूँ, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप विद एम्प्लॉयर, ही हैज टू बी अलर्ट टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडवर्टेंट डिस्क्लोजर ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन आउटसाइड द एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन। मतलब मैं जॉब कर रहा हूँ और जॉब के दौरान मुझे कंपनी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता चलती है जो कि चलेगी ही। अब इन्होंने बोला है कि वो इन्फॉर्मेशन का डिस्क्लोजर मुझे किसी भी बाहर वाले पर्सन को नहीं करना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा। हाउएवर इन व्यू ऑफ डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड बाय लॉ, CAP had to divulge the information and documents as evidence in the course of legal proceeding। मतलब कभी लॉ की रिक्वायरमेंट थी, कोई लीगल प्रोसीडिंग चल रही थी, तो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन बतानी पड़ जाती है। ठीक है, तब तो बता ही सकते हैं। अब पूछा क्या है, whether CAP has violated any fundamental principle governing professional ethics in this case।
एक्सप्लेन। पूछा है कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करा है। तो देखो अपन पहले बोलेंगे कि अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन बिजनेस या प्रोफेशनल रिलेशनशिप के दौरान एक्वायर करी है क्लाइंट की, और वो इंफॉर्मेशन आप किसी को भी बताते हो, तो ऐसा माना जाएगा कि आपने कॉन्फिडेंशियलिटी वाला जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है उसको वायलेट करा है। लेकिन इस केस में देखो, अगर मान लो CAP को इसलिए कोई इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ती है क्योंकि वहां पर लॉ की रिक्वायरमेंट थी, तो ऐसे केस में ऐसा नहीं माना जाएगा कि आपने किसी फंडामेंटल प्रिंसिपल को कंप्लाई नहीं करा है, क्योंकि ये एक्सेप्शन में कवर होता है ना। अपन ने पढ़ा है ना कि अगर लॉ ने बोला है या फिर आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी है या क्लाइंट ने ही परमिट करा है, अगर इन 3 सिचुएशन में आप कोई इन्फॉर्मेशन किसी को डिस्क्लोज करते हो तो उसे नॉन कंप्लायंस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी वाला प्रिंसिपल नहीं माना जाएगा, राइट ना। ऐसा ठीक है सर, तो बहुत बढ़िया। अब चलते हैं हम आगे। अगला क्या है सर? अगला है प्रोफेशनल बिहेवियर। प्रोफेशनल बिहेवियर ये क्या होता है सर? क्या लिखा है सर, देखते हैं। इट रिक्वायर्स एन अकाउंटेंट टू कंप्लाई विद द रेलिवेंट लॉज एंड रेगुलेशन। ठीक है, प्रोफेशनल बिहेवियर क्या कहता है कि एक CA को कंप्लाई करना है लॉज एंड रेगुलेशंस को, एंड अवॉइड एनी कंडक्ट दैट माइट डिसक्रेडिट दी प्रोफेशन। मेन लाइन यही लिखी है बच्चों, आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे ICAI की इज्जत पर बात आ जाए, रिस्पेक्ट पर बात आ जाए। मतलब आपको कोई भी ऐसा एक्टिविटी में एंगेज नहीं होना है जो डिसक्रेडिट या डिसरेप्यूट कर सकती है प्रोफेशन को। ठीक बात है। और क्या लिखा है? नॉट नोइंगली एंगेज इन एनी एम्प्लॉयमेंट। जानबूझकर किसी ऐसे एम्प्लॉयमेंट में, ऑक्यूपेशन में या किसी भी ऐसी एक्टिविटी में आपको एंगेज नहीं होना है जो क्या करे, इंपेयर करे, कम करे किस चीज को? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और गुड रेपुटेशन ऑफ द प्रोफेशन को। आई ऐसे काम में एंगेज मत हो जिससे प्रोफेशन की रेपुटेशन क्या होने लगे, कम होने लगे। ऐसी किसी एम्प्लॉयमेंट में, ऑक्यूपेशन में, एक्टिविटी में, किसी भी ऐसी चीज में एंगेज नहीं होना है, ठीक है, जो इंस्टीट्यूट की या प्रोफेशन की गुड रेपुटेशन को इंपेयर करे, राइट। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि आप प्रोफेशनली बिहेव नहीं कर रहे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चंस पर, राइट। यहां से हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। ठीक है, सबसे पहले ये देख लेते हैं क्या लिखा है। CAP सूर्यकांतम हैज कंडक्टेड ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ एन एंटिटी फॉर अ पर्टिकुलर ईयर। ठीक है, आपने किसी ईयर का ऑडिट करा था। ठीक है, अब ICAI ने क्या करा, आपको एक लेटर इशू करा रिलेटिंग टू सर्टेन मैटर कंसर्निंग ऑडिट। अच्छा, मैंने कोई ऑडिट करा था, अब उस ऑडिट के रिगार्डिंग कुछ मैटर्स होंगे, उन मैटर्स के रिगार्डिंग ICAI ने मुझे लेटर लिखा है और कुछ पूछा है। ठीक है, अब ही डिडंट इवन बॉदर टू रिप्लाई टू द लेटर डिस्पाइट रिमाइंडर्स। अच्छा, ICAI मुझे बार बार रिमाइंडर भेज रहा है कि ये बताइए सर बताइए, और मैं बता ही नहीं रहा हूँ। मतलब इतने सारे रिमाइंडर के बाद भी मैं रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, तो क्या ये प्रोफेशनल बिहेवियर है यार? बताओ, बार बार कोई आपसे कुछ पूछ रहा है, वो भी ICAI पूछ रहा है, उसके बाद भी आप क्या कर रहे हो, आप रिप्लाई ही नहीं कर रहे हो। गलत है ना यार, ये तो है ना। ठीक है, तो इसे माना जाएगा कि आप प्रोफेशनल बिहेवियर या प्रोफेशनली बिहेव नहीं कर रहे हो ना। पूछा है डिस्कस विच फंडामेंटल प्रिंसिपल गवर्निंग प्रोफेशनल एथिक्स इज डिसरिगार्डेड बाय हिम। प्रोफेशनल बिहेवियर है ना। अच्छा, एक बात बोलूं, आप सांस लेते रहना, क्योंकि देखो मैं तो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो मैं कंटिन्यूसली बोल रहा हूं। मैं चाहता हूं कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं, पर आप सांस लेते रहिए। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, रिलैक्स हो जाइए, जब तक ही वीडियो को देखिए जब तक आपका मन लगे, पूरे मस्त होकर एकदम बिंदास होकर चीज़ों को सुनना और समझना है ना। मैं बस आपके टाइम को बचाने के लिए बीच में कहीं पर भी कोई गैप नहीं कर रहा हूँ या कोई भी टाइम वेस्ट करना नहीं चाह रहा हूँ, है ना। ऐसा, चलो अगला क्वेश्चन क्या है। फेलियर टू रिप्लाई टू अ प्रोफेशनल बॉडी स्मैक्स ऑफ लैक ऑफ कर्टसी एंड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अच्छा ये तो ठीक है, इन्होंने इसी का आंसर दे दिया काइंड ऑफ, कि आपके पास कोई ICAI आपसे कुछ पूछ रहा है और आप रिप्लाई नहीं कर रहे, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। ऐसा, ये तो इसी का आंसर है ना। ठीक है, क्या लिखा है। एक और एग्जांपल जो मैं दे रहा हूँ आपको, हो सकता है कभी एग्जाम में ये पूछ ले, है ना। मान लीजिए आपने ऐसा सुना होगा कि जब मान लो आप किसी कंपनी के ऑडिटर बनते हैं और आपके जस्ट पहले कोई और ऑडिटर था, उसकी जगह पर आप ऑडिटर बने हो। ठीक है, अब क्या होता है कि जो आप हो ना, आपको क्या करना पड़ेगा, पुराने वाले ऑडिटर से NOC लेनी होती है और उससे डिस्कस करना होता है कि कोई इशू तो नहीं है, ऐसा समझ लो आप, है ना। उससे कम्युनिकेशन करना होता है पहले,
क्योंकि हो सकता है पुराने वाले ऑडिटर के साथ कुछ गलत हुआ हो, तो फिर ऐसी कंडीशन में तो हमें भी ये ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, या कि जब आप किसी पुराने ऑडिटर को रिप्लेस करके नए ऑडिटर बने हो, तो आपको पुराने वाले से कम्युनिकेट करना होता है। अब मान लीजिए आप बार बार पुराने वाले ऑडिटर से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं और वो रिप्लाई ही नहीं कर रहा है, तो ऐसे केस में ये माना जाएगा कि जो वो पुराना वाला ऑडिटर है ना, जो रिप्लाई नहीं कर रहा है, कि वो ऐसा माना जाएगा कि वो प्रोफेशनली बिहेव नहीं कर रहा है। यार आपको कोऑपरेट करना चाहिए ना, अगर मैं बार बार आपसे कोई चीज़ पूछ रहा हूँ तो आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए ना, पर आप नहीं कर रहे, तो ऐसा माना जाएगा कि आप प्रोफेशनली बिहेव नहीं कर रहे हैं ना। ओके, तो ये हो गया। चलो यहाँ पर हमारी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स खत्म होते हैं। सांस लो, ठीक है, रिलैक्स। चलो अब हम आ जाते हैं अगली हेडिंग पर, इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है ना, इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर। क्या लिखा है सर? सबसे पहले बताया है कि जो इंडिपेंडेंस है या जो इंटेग्रिटी है, ये दोनों ही एसेंशियल हैं हर एक प्रोफेशन के लिए। हर एक प्रोफेशन में यार जरूरी है कि आप इंटीग्रिटी रहें, इंडिपेंडेंट रहें, मतलब इंटीग्रिटी हो आपके अंदर, आप ईमानदार रहें ना, इंडिपेंडेंट रहें, ये हर प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट है। लेकिन ये रिक्वायरमेंट अकाउंटिंग प्रोफेशनल में कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि अकाउंटिंग प्रोफेशन में अगर आप के अंदर इंटीग्रिटी नहीं है, आप इंडिपेंडेंट नहीं है, तो आप अच्छा ऑडिट नहीं करेंगे। आप अच्छा ऑडिट नहीं करेंगे तो समझो आप कितनी सारी शेयर होल्डर्स का लॉस करा देंगे, कितनी सारी लोग हैं जो गलत डिसीजन ले लेंगे आपकी रिपोर्ट्स के भरोसे पर, है ना। तो इसलिए अपनी वाली प्रोफेशन पर ये रिक्वायरमेंट कुछ ज़्यादा ही अप्लाई होती है, राइट। सेकेंडली इंडिपेंडेंस का मीनिंग बताया है, जो मैंने आपको चैप्टर 1 में ही पढ़ा दिया था, है ना। तो क्या होता है इंडिपेंडेंस का मीनिंग क्या है? ऐसे तो ठीक है आपको पता ही है, लेकिन एग्जाम में अगर आता है तो आप अगर प्रॉपर डेफिनेशन लिख पाते हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। तो सुनो क्या लिखा, इंडिपेंडेंस इम्प्लाइज दैट जजमेंट ऑफ अ पर्सन इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द विशेस और डायरेक्शन ऑफ अनदर पर्सन हु माइट हैव एंगेज्ड हिम और टू हिज ओन सेल्फ इंटरेस्ट। सिंपल शब्दों में इंडिपेंडेंस का मतलब ये होता है कि मेरा जजमेंट किसी और की इच्छाओं के अधीन नहीं होना चाहिए। मेरा जजमेंट वो होगा जो मैं चाहता हूँ। मुझे लगता है कि ये गलत है तो गलत है, मुझे लगता है ये सही है तो सही है। अगर ऐसा है तो मतलब सब बढ़िया है, तो आप इंडिपेंडेंट माने जाओगे। पर अगर मेरा जजमेंट किसी और के विशेष और डायरेक्शंस के सबऑर्डिनेट है, तो इसका मतलब ये है कि मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। बहुत अच्छे से मैंने एक एक बच्चे को डेफिनेशन याद कराई थी, ठीक है। आई होप आपको याद भी होगी, ठीक है। फिर क्या लिखा है, अब जो इंडिपेंडेंस होता है यारो, वो दो तरीके का होता है। एक तो इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, मतलब आपको माइंड से इंडिपेंडेंट रहना है, ठीक है। और दूसरा इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस, ठीक है। माइंड से भी इंडिपेंडेंट होना है और इंडिपेंडेंट दिखना भी है। तो इंडिपेंडेंट होना भी है और इंडिपेंडेंट दिखना भी है, राइट। चलो पढ़ते हैं क्या लिखा है। इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, इट इज एन स्टेट ऑफ माइंड विच अलाउज अ पर्सन टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन विदाउट अफेक्टिंग बाय एनी इन्फ्लुएंस। मतलब इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड का मतलब है वो स्टेट ऑफ माइंड जो आपको अलाउ करे आपकी ओपिनियन फ्रीली देने से, मतलब आप फ्रीली ओपिनियन दे सको। अगर आपकी ऐसी स्टेट ऑफ माइंड है, फिर से बोल रहा हूं, अगर आप फ्रीली अपनी ओपिनियन दे सको, अगर ऐसी आपकी स्टेट ऑफ माइंड है, तो आपको माना जाए कि आप इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड हो या इंडिपेंडेंट हो माइंड से, ऐसा अपन बोल सकते हैं, राइट। मतलब आप किसी भी चीज से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हो और खुलकर अपनी ओपिनियन दे रहे हो, तो उससे बोला जाएगा इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, है ना। सो इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड विच अलाउज अ पर्सन टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन विदाउट अफेक्टिंग बाय एनी इन्फ्लुएंसेस दैट कॉम्प्रोमाइज प्रोफेशनल जजमेंट, ठीक है। और क्या लिखा, इट अलाउज एन इंडिविजुअल टू एक्ट विथ इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। अगर आप माइंड से सच्ची में इंडिपेंडेंट हो तो आप ईमानदारी से काम कर पाएंगे, आप ऑब्जेक्टिवली एक्ट कर पाएंगे, आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म भी मेंटेन कर पाएंगे। तो अगर आपके अंदर इंडिपेंडेंस है, मतलब माइंड में इंडिपेंडेंस है, तो आप IOP, किसको, IOP को मेंटेन कर पाएंगे, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को मेंटेन कर पाएंगे, अगर आप किसी से इन्फ्लुएंस नहीं है और फ्रीली अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, है ना। तो चलो अगला आता है इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। ये क्या होता है सर?
इंडिपेंडेंस एंड अपीयरेंस मतलब होता है अवॉइडेंस ऑफ फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस दैट विल कॉज अ थर्ड पार्टी टू बिलीव दैट ऑडिटर्स इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हैड बीन कॉम्प्रोमाइज। क्या मतलब हुआ? आपको उन फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस को, अगर आप चाहते हैं कि आप इंडिपेंडेंट दिखें, अगर आप चाहते हैं कि आप इंडिपेंडेंट दिखें, तो आपको उन फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस को अवॉइड करना है जो थर्ड पार्टी को ऐसा बिलीव कराएं कि आपकी इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या हो रहा है? कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो ऐसा कहा जाएगा कि आप इंडिपेंडेंट दिख भी रहे हैं। सर थोड़ा सिंपल बोलो। सिंपल यार देखो, आप ऐसा समझो कि अगर मान लो मैं किसी ऐसी कंपनी का ऑडिट कर रहा हूं जिसका ओनर मेरा एकदम खास दोस्त है, एकदम खास दोस्त है, आप बताओ क्या मैं इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा ना। चलो मान लो 1 मिनट के लिए मैं कर भी लूं, मान लो मैं पूरी ईमानदारी से ऑडिट करूं, भले ही मेरी दोस्त की कंपनी में पूरी ईमानदारी से ऑडिट कर रहा हूं, लेकिन क्या दुनिया इस बात को रिलाय कर पाएगी? क्या दुनिया इस बात पे भरोसा कर पाएगी कि मैं सही ऑडिट करूंगा? नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट दिख ही नहीं रहा हूं ना। उनको क्या दिख रहा है कि यार सर उस कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं जो उनके खास दोस्त की है, इसका मतलब ये ढंग से ऑडिट करेंगे ही नहीं। समझ रहे हो ना मेरी बात को? ऐसा तो आपको इंडिपेंडेंट मन से तो होना ही है, आपको दुनिया को इंडिपेंडेंट दिखना भी है। क्योंकि अगर आप दुनिया को इंडिपेंडेंट नहीं दिखे तो आप सोचो दुनिया आपकी ऑडिट रिपोर्ट पे भरोसा नहीं करेगी, तो फिर आपकी ऑडिट रिपोर्ट किस काम की है अगर दुनिया आपकी रिपोर्ट पे भरोसा ही नहीं कर रही है तो, है ना? ऐसा तो इंडिपेंडेंस एंड अपीयरेंस मतलब आपको उन फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस को अवॉइड करना है, आपको उन फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस को अवॉइड करना है जो थर्ड पार्टी को ऐसा बिलीव कराएं कि आपकी इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी या प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कॉम्प्रोमाइज हुआ है। डन। बेटा आपको ऐसा लग सकता है कि रिवीजन बहुत डिटेल्ड हो रहा है, पर बेटा मैं क्या बोलूँ, अगर मैं ये शब्द नहीं पढ़ूंगा ना तो ये चैप्टर कोई काम का नहीं। इस चैप्टर में बस स्पेशली इस पोर्शन में इन शब्दों का बहुत महत्व है। एक तो ऑडिट सब्जेक्ट है, वैसे ही शब्दों का ही पूरा खेल है, और फिर इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा ही है। अगर ये शब्द नहीं रहेंगे, आपको पूरी बात पता भी होगी ना तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो इसलिए मैं थोड़ा शब्दों पे फोकस ज़्यादा कर रहा हूँ ना। ओके, फिर क्या लिखा है? इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर हैज़ नॉट ओनली टू एग्जिस्ट इन फैक्ट बट ऑल्सो अपियर टू सो एग्जिस्ट टू ऑल रीजनेबल पर्सन। सिंपल, आपको इंडिपेंडेंट होना भी है और इंडिपेंडेंट दिखना भी है। आपको इंडिपेंडेंट होना भी है और इंडिपेंडेंट दिखना भी है। किसको इंडिपेंडेंट दिखना है? टू ऑल रीजनेबल पर्सन्स। ठीक है, जो लोग उस कंपनी में इंटरेस्ट रखते हैं या इंटरेस्ट रख सकते हैं, उन सब लोगों को आपको इंडिपेंडेंट दिखना भी है, तभी तो वो आपकी सर्विसेज पर, आपकी ऑडिट रिपोर्ट पर रिलाई कर पाएंगे, है ना? ऐसा तो इसको कैसे एक्सप्लेन करा है? बोले द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑडिटर एंड हिज क्लाइंट शुड बी सच दैट, ऑडिटर और क्लाइंट के बीच में ऐसा रिलेशन होना चाहिए कि सबसे पहले तो ऑडिटर खुद सेटिस्फाई है कि वो इंडिपेंडेंट है। मतलब मेरे पास कोई ऑडिट आया तो पहली बात तो मैं खुद सेटिस्फाई हो जाऊं कि मैं इंडिपेंडेंट हूं, ठीक है। सेकेंडली, इट शुड बी अपीयर टू ऑल रीजनेबल पर्सन दैट ही इज इंडिपेंडेंट। मतलब मुझे ये भी ध्यान रखना है कि क्या सब लोगों को ये लग रहा है कि मैं इंडिपेंडेंट हूं। मतलब पहले तो मैं अपने आप से क्वेश्चन करूंगा कि क्या मैं इंडिपेंडेंट हूं, तो ही मैं ऑडिट करूं। दूसरी बात, क्या मैं सभी को इंडिपेंडेंट दिख रहा हूं? सभी को मतलब टू ऑल रीजनेबल पर्संस, क्या मैं सभी को इंडिपेंडेंट दिख रहा हूं? ये दोनों चीजें ही मुझे अपने आप से पूछनी, उसके बाद ही मुझे आगे बढ़ना है। ठीक बात है। फिर क्या लिखा है? इंडिपेंडेंस इज डिपेंडेंट ऑन द स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है, स्टेट ऑफ माइंड पर डिपेंड करता है इंडिपेंडेंस। एंड कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन एंड इज वेरी सब्जेक्ट टू मैटर। अच्छा, इंडिपेंडेंस जो है वो एक सब्जेक्ट टू मैटर है। क्या मतलब सर? मतलब ये कि हो सकता है कि एक सिचुएशन में मैं इंडिपेंडेंट फील करूं और उसी सिचुएशन में अगर आपको रखा जाए तो हो सकता है आपको इंडिपेंडेंट फील ना हो। ठीक है, ऐसा समझो कि अगर किसी कंपनी में आपका दोस्ती ओनर है तो कई लोग ऐसे होते हैं बेटा कि भली दोस्त की कंपनी है वो सच बोलकर और सही ऑडिट ही करेंगे, और कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जो ना करें। इसका मतलब सिचुएशन सेम है कि आपके दोस्त की ही कंपनी है, लेकिन हो सकता है उस सिचुएशन में कोई अपने आप को इंडिपेंडेंट फील करे और कोई इंडिपेंडेंट फील ना करे। ठीक है ना? उसी बात को एक्सप्लेन भी करा है आगे, देखो ये क्या लिखा है? वन पर्सन माइट बी इंडिपेंडेंट इन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस व्हाइल अनदर पर्सन माइट फील दैट ही इज नॉट इंडिपेंडेंट इन सिमिलर सर्कमस्टेंसेस। ठीक है ना? फाइनली, इट इज देयरफॉर ड्यूटी ऑफ अ सीए टू डिटरमाइन फॉर हिमसेल्फ वेदर और नॉट ही कैन एक्ट इंडिपेंडेंटली। मतलब आपको
किसी भी असाइनमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले खुद अपने आप से पूछना है और सोचना है कि क्या आप इंडिपेंडेंटली एक्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बोलो यार, समझ में आया? हाँ सर, एकदम समझ में आ गया, बहुत बढ़िया सर। और आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस की, राइट। थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस कितने हैं सर? टोटल 5 थ्रेट हैं। कितने थ्रेट हैं? 5। सबसे पहला सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, ठीक है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट, फिर इंटिमिडेशन थ्रेट और एडवोकेसी थ्रेट। टोटल 5 थ्रेट है ना, इन पर क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। ये थ्रेट है भाई पैसों वाला थ्रेट। अगर मनी इन्वॉल्व है, फाइनेंस इन्वॉल्व है, पैसा इन्वॉल्व है, तो आएगा सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, है ना। तो क्या लिखा है? इट ऑकर्स व्हेन एन ऑडिटिंग फर्म, इट्स पार्टनर्स और एसोसिएट कुड बेनिफिट फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एन ऑडिट क्लाइंट। अगर आपका क्लाइंट में फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, कौन सा इंटरेस्ट है? फाइनेंशियल इंटरेस्ट है अगर आपका क्लाइंट में, तो ऐसी सिचुएशन में आप पर कौन सा थ्रेट आएगा? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। आपका खुद का ही इंटरेस्ट है ना, मान लो आपने शेयर्स खरीद रखे कंपनी में, तो आपका तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो गया। आप अगर बोलोगे कंपनी में गड़बड़ चल रहा है तो हो सकता है शेयर के प्राइसेस गिर जाएं, तो फिर ये तो आपका ही फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा, है ना। तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट मतलब फाइनेंशियल इंटरेस्ट की वजह से जो थ्रेट क्रिएट होता है वो क्या होता है? आपका सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा है डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट और मटेरियली सिग्निफिकेंट इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन अ क्लाइंट। सिंपल है, आपने कंपनी में शेयर्स खरीद रखे हैं तो आपका डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो गया, है ना। और क्या है? लोन और गारंटी टू और फ्रॉम द कंसर्न क्लाइंट। क्लाइंट से लोन लेकर रखा है, ठीक है, तो ऐसे केस में तो आपका सीधा सीधा फाइनेंशियल इंटरेस्ट आ ही गया, है ना। फिर अनड्यू डिपेंडेंस ऑन अ क्लाइंट फीस, मतलब मान लो आपकी साल भर की टोटल फीस आती है 50 लाख और पता चला एक ही क्लाइंट से 20 लाख आती है, तो यार कहीं ना कहीं ये कि आपकी रेवेन्यू का मेन पोर्शन तो एक ही क्लाइंट से आ रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन में आप रहोगे तो आप उस क्लाइंट का कभी ढंग से ऑडिट कर नहीं पाओगे, क्योंकि जब भी करोगे तो क्या होगा? अगर उसने गलती से भी बोल दिया कि सर अब अगले साल से आप ऑडिट नहीं करेंगे, तो अपन तो फंस जाएंगे यार, अपना तो बड़ा लॉस हो जाएगा, है ना। तो अनड्यू डिपेंडेंस ऑन अ क्लाइंट फीस, राइट, ठीक है। ऐसे केस में क्या रहता है? कहीं ना कहीं आपको डर लगा रहता है कि यार कहीं ये ऑडिट या फिर ये एंगेजमेंट आपके हाथ से ना चला जाए, है ना। इस पर क्वेश्चन आए हैं, पता है, इस पर क्वेश्चन नॉर्मली आते रहते हैं एग्जाम में। अच्छा, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन वो ये पूछेगा, वो एक एग्जाम्पल दे देगा, बोलेगा बताओ ये कौन सी थ्रेट का एग्जाम्पल है ना। तो अगर पैसा कहीं से भी इन्वॉल्व हो जाए तो आप समझ जाना कि सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, ठीक है ना। फिर क्या है? क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप विद ऑडिट क्लाइंट। क्लाइंट के साथ आपकी बिजनेस रिलेशनशिप है, आप सप्लायर हो उसके, या फिर क्लाइंट आपका सप्लायर है, कुछ भी ऐसा हो सकता है ना। फिर पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट विद दी क्लाइंट। क्लाइंट के यहाँ आप जॉब करते हो या क्लाइंट आपको जॉब ऑफर कर रहा है, या क्लाइंट से के लिए आप कोई और काम भी कर रहे हो, तो भी आप पे कहीं ना कहीं थ्रेट रहेगा, है ना। फिर क्या लिखा है? कंटिजेंट फीस फॉर द ऑडिट एंगेजमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि ऑडिट की फीस इस बात पर डिपेंड है कि कितना प्रॉफिट होगा। बोले जितना प्रॉफिट होगा उसका एक परसेंटेज रहेगा। फॉर एग्जांपल उन्होंने बोल दिया कि यार सपोज जो भी आपका नेट प्रॉफिट रहेगा उसका 10% ऑडिट फीस रहेगी, तो ऐसे केस में तो हम कभी ढंग से ऑडिट करेंगे ही नहीं। जी मैं यार अभी तो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, बाद में मिलते हैं, आधे घंटे बाद, आधे घंटे, सॉरी ठीक है। तो कंटिजेंट फीस फॉर द ऑडिट एंगेजमेंट मतलब कि आपकी फीस पता चला प्रॉफिट या सेल्स पर डिपेंड है, तो आप क्या ढंग से ऑडिट करोगे? आप तो खुद ही चाहोगे ज़्यादा प्रॉफिट दिखाओ, ज़्यादा सेल्स दिखाओ, है ना, ऐसा कुछ, ठीक है। हो सकता है एग्जाम में कभी ये एग्जाम्पल ही पूछ ले कि बताओ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना है ना। ये एग्जाम्पल देख लें एक बार। इस एग्जाम्पल में क्या हुआ था? हाँ, ये एग्जाम्पल में ऐसा हुआ था कि एक क्लाइंट था अपना, मैं उसका ऑडिटर बना। अब क्या हुआ, मेरे एक दूर के रिलेटिव थे जिन्होंने उस कंपनी में शेयर होल्ड कर रखे थे, ठीक है। तो आज तो मैं ऑडिटर बन गया, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं, दूर के रिश्तेदार थे, दूर के रिलेटिव थे, तो वो शेयर होल्ड करे भी तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या हुआ, थोड़े समय बाद उनकी डेथ हो जाती है, वो जो डिस्टेंट रिलेटिव थे उनकी डेथ हो जाती है। तो
उन्होंने जो शेयर्स खरीद रखे थे ना कंपनी के, तो उन्होंने सिंस मुझे नॉमिनी बनाया था, उन्होंने मुझे नॉमिनी बनाया, तो जैसे उनकी डेथ हुई तो वो शेयर्स मेरे नाम पे आ गए। तो अब सिचुएशन क्या बन गई? सिचुएशन ये बन गई कि अब कंपनी के शेयर्स मेरे पास हैं। तो ऐसे केस में तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्रिएट नहीं हो जाएगा, समझ रहे हो ना? क्योंकि अब डायरेक्टली इंटरेस्ट हो गया, कंपनी के शेयर्स ही मेरे पास है, तो कौन सा थ्रेट क्रिएट हो जाएगा? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, है ना? तो वही उन्होंने पूछा था। तो क्या करना चाहिए ऐसे केस में? मुझे स्टेप लेना चाहिए ऐसे थ्रेट को एलिमिनेट करने के लिए बाय सेलिंग शेयर्स इमीडिएटली। मुझे शेयर्स बेच देना चाहिए ताकि ये थ्रेट खत्म हो जाए, है ना? अब इसको प्रॉपरली पढ़ लेना। इनफैक्ट मैं तो ये कहता हूँ कि जब ये चैप्टर खत्म हो तो स्कैनर के सारे क्वेश्चन अच्छे से लगाओ, वो मैंने प्रोवाइड करा ही है आपको। उसमें सारी सब जगह के क्वेश्चन हैं, स्पेशली प्रैक्टिकल क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखो और उनसे सीखो कि कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है, कैसे हमें आंसर लिखना है ना? वो सब आ जाएगा, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन है। अ सीए रिसीव्स अबाउट 40% ऑफ हिज टोटल ऑडिट फीस फ्रॉम अ सिंगल क्लाइंट। एक क्लाइंट से आपकी टोटल फीस का 40% मिलता है, तो ये तो अनड्यू डिपेंडेंस ऑन फीस नहीं हो गया? हाँ सर, बिल्कुल हो गया। तो क्या लिखा है? डिस्कस हाउ इट कुड अफेक्ट द इंडिपेंडेंस। ऑब्वियसली अफेक्ट करेगा। और बोले कौन सा थ्रेट क्रिएट होगा? तो कौन सा थ्रेट क्रिएट होगा? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। ठीक है ना? ओके, एक और क्वेश्चन, और ये आया है सितंबर 24 एग्जाम में। लो क्या लिखा है? अनड्यू डिपेंडेंस ऑन द फीस फ्रॉम GHB लिमिटेड क्रिएट्स विच थ्रेट ऑफ इंडिपेंडेंस फॉर द ऑडिटर। यार, अनड्यू डिपेंडेंस ऑन फीस रहेगा तो क्या पैसों वाला मैटर आ गया? तो कौन सा थ्रेट रहेगा? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, राइट? बहुत बढ़िया सर। सांस लो, सारे बच्चे सांस लो, पानी पियो। चलो अब बात करते हैं सेल्फ रिव्यू थ्रेट की। ठीक है, ये क्या होता है सर? सेल्फ रिव्यू, खुद के काम को रिव्यू करना। खुद के काम को रिव्यू करना मतलब आपने एग्जाम दिया और खुद ही कॉपी चेक कर रहे हो। ऐसा करोगे तो कभी ढंग से कॉपी चेक होगी नहीं, होगी ना? तो इसका मतलब ये है कि सेल्फ मतलब कोई काम खुद नहीं करा है और उसको खुद ही रिव्यू कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं सेल्फ रिव्यू थ्रेट, है ना? क्या बोला है सर? देखो, सर्कमस्टेंसेस विच इन्वॉल्व रिव्यू ऑफ एनी जजमेंट और कंक्लूजन रीच्ड इन प्रीवियस ऑडिट और नॉन ऑडिट एंगेजमेंट। मतलब पहले आप क्लाइंट के यहाँ कुछ ना कुछ, कोई ना कोई एंगेजमेंट से जुड़े हुए थे आप, है ना? चाहे वो ऑडिट से रिलेटेड हो या फिर नॉन ऑडिट हो, कोई ना कोई काम आप कर रहे थे वहाँ पर, और वो काम करते समय आपने कोई ना कोई जजमेंट निकाला था, कोई ना कोई निर्णय लिया होगा, कुछ भी करा होगा आपने, और आज उसी को आपको ही चेक करना है। मतलब कोई काम आपने ही करा था 1 साल पहले और आज आप ही उसको रिव्यू कर रहे हो। तो यार ऑब्वियसली ऐसे में तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट नहीं हो जाएगा। मैं ढंग से कैसे बोल पाऊंगा कि गलत है? मैं गलत बोलूंगा तो वो लोग क्या कहेंगे? सर आपने ही तो करा था, है ना? देख लो ना, इसका एग्जांपल देख लो। व्हेन एन ऑडिटर हैविंग रिसेंटली बीन अ डायरेक्टर और सीनियर ऑफिसर ऑफ द कंपनी। मैं कंपनी में सीनियर ऑफिसर था या डायरेक्टर था अभी 1 साल पहले या इसी साल में, और मैंने सारा काम, बहुत सारे मैंने ही काम करे होंगे, मैंने ही बहुत सारे डिसीजन लिए होंगे, और आज मैं वो पोजीशन छोड़ के एज अ डायरेक्टर आ गया हूँ, सॉरी एज एन ऑडिटर जॉब करने आया हूँ, एज एन ऑडिटर आया हूँ ऑडिट करने के लिए। तो मैंने जो डायरेक्टर के रूप में या सीनियर ऑफिसर के रूप में जो भी डिसीजन या जजमेंट लिए होंगे उनको भी मैं चेक करूंगा। तो वो अगर गलत होंगे तो मैं गलत कैसे बोलूंगा? गलत बोलूंगा तो सामने वाला क्या बोलेगा? आपने ही तो करा था ये, है ना? ऐसा। तो ये थोड़ा ध्यान देने वाला है, लोगों को अक्सर ये याद नहीं रहता है ना। दूसरा क्या लिखा है? व्हेन अ मेंबर ऑफ द ऑडिट टीम वाज प्रीवियसली डायरेक्टर और सीनियर एम्प्लॉय ऑफ अ क्लाइंट। ठीक है, ये तो वही की वही बात हो गई, है ना? तो आपने पहले कोई काम करा था वहां पर, या फिर आप क्या थे वहां पर? डायरेक्टर या सीनियर एम्प्लॉय थे क्लाइंट के यहाँ, ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो, है ना? एग्जाम्पल में क्या लिखा है? व्हेन एन ऑडिटर हैविंग रिसेंटली बीन अ डायरेक्टर और सीनियर ऑफिसर ऑफ द कंपनी। ठीक है, और व्हेन ऑडिटर परफॉर्म सर्विसेज दैट आर देमसेल्व्स सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑडिट। मतलब आप कोई ऐसी सर्विस भी क्लाइंट को दे रहे हो, आप कोई ऐसी सर्विस भी क्लाइंट को दे रहे हो जिसका ऑडिट भी होना है और आप ही ऑडिटर हो, तो आप ही कोई काम कर रहे हो और फिर आप ही उसका ऑडिट करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना? तो ये और करके ही बताया है। ओवरऑल उनका कहने का मतलब ये है
कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन, ऐसी कोई सर्कमस्टेंसेस बनती है जिसमें आपने कोई जजमेंट लिया था और उसको अब आपको एज एन ऑडिटर रिव्यू करना है, तो ये सेल्फ रिव्यू थ्रेड क्रिएट करेगा। जैसे कि आप ही कंपनी में डायरेक्टर थे या सीनियर एम्प्लॉय थे और आप ही अब उस कंपनी का ऑडिट करने गए हो, तो ऐसे केस में हो सकता है कि आप ढंग से ऑडिट ना कर पाएं, क्योंकि आप पर सेल्फ रिव्यू थ्रेड क्रिएट हो जाएगा। जो काम आपने करा है उसी काम को आप चेक करने वाले होंगे, है ना। ठीक है, एग्जाम्पल देखो क्या आया था। तो ये मुरली माधवन प्रोवाइड्स अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज टू अ लीडिंग एनजीओ एंगेज्ड इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन वर्क। देखो कितना मस्त एग्जाम्पल मिल गया हमें, इस वाले पार्ट का मिल गया भाई। ये तो एकदम क्लियर है कि अगर मैं ऑडिटर बनने के पहले कंपनी में क्लाइंट या डायरेक्टर था, सॉरी, अगर मैं ऑडिटर बनने के पहले क्लाइंट के यहाँ डायरेक्टर या फिर सीनियर ऑफिसर था और अब मैं ऑडिटर के रूप में आया हूँ, तो मैं ढंग से ऑडिट कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैंने ही बहुत सारे डिसीजन लिए होंगे, तो मैं अपने डिसीजन पे सवाल कैसे उठाऊंगा। अच्छा, दूसरा, अगर मैं वहाँ पर कोई ऐसा एंगेजमेंट लिए था, कहाँ पर, क्लाइंट के यहाँ कोई ऐसा एंगेजमेंट परफॉर्म कर रहा था जिसको ऑडिट भी किया जाना है, जैसे कि मैंने ही उनकी अकाउंटिंग और बुक कीपिंग की है, मतलब समझना, मैंने साल भर तुम्हारे यहाँ अकाउंटिंग की, सब करा, अब मैंने बोला कि चलो अकाउंटिंग छोड़ देते हैं और अब एक काम करते हैं, ऑडिटर बन जाते हैं। तो वो तो अपन एट द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट देखते हैं कि अपॉइंटमेंट के टाइम पर डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए। तो बढ़िया पूरी अकाउंटिंग करी और उसके बाद क्या बन गए, आप ऑडिटर बन गए थे। तो अब बताओ, आपने ही पूरी अकाउंटिंग की है और आप ही उस अकाउंटिंग को चेक करने वाले हो, तो आप ढंग से बोल पाओगे कि अकाउंटिंग में कुछ गलती है? नहीं बोल पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने ही तो वो काम करा है ना। तो उन्होंने पूछा कि कौन सा थ्रेट क्रिएट हो रहा है, तो क्या लिखा है इसमें देख लो आप। इन दिस केस सीए इज ऑलरेडी रेंडरिंग अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विस। आप ही अकाउंटिंग बुक कीपिंग कर रहे हो, तो क्या होगा, अगर वो इस ऑडिट को एक्सेप्ट करता है तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट क्रिएट कर देगा, है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। फैमिलियरिटी थ्रेट क्या होता है भाई लोगों, फैमिलियरिटी थ्रेट क्या होता है? तो देखो यार, वो क्या लिखा है, सर्कमस्टेंसेस वेयर ऑडिटर फॉर्म्स रिलेशनशिप एंड बिकम्स सिंपैथेटिक टुवर्ड्स क्लाइंट। देखो यारो, ये वर्ड्स पर ध्यान देना पड़ेगा, आप केवल हवा में सुन के आगे नहीं बढ़ सकते हो, आपको पता होना चाहिए कि हमें लिखना क्या है। ऑडिट में यही तो प्रॉब्लम होती है, इसलिए नंबर नहीं आते, है ना। तो फैमिलियरिटी थ्रेट मतलब फैमिली जैसे रिलेशन बन जाना क्लाइंट के साथ। फैमिली जैसे रिलेशन से बना लोगे तो फिर क्या ऑडिट करोगे आप यार, है ना। तो क्या लिखा है, सर्कमस्टेंसेस वेयर ऑडिटर फॉर्म्स रिलेशनशिप, अच्छा रिलेशनशिप बना लिया आपने क्लाइंट के साथ, एंड बिकम सिंपैथेटिक टुवर्ड्स क्लाइंट, क्लाइंट के प्रति बहुत सिंपैथेटिक हो गए हो आप, तो आप क्या ऑडिट करोगे, आप ढंग से नहीं कर पाओगे। ऐसा क्यों होगा सर, ऐसा क्यों होगा? इसके 4 एग्जाम्पल दिए हैं। फर्स्ट, क्लोज रिलेटिव ऑफ ऑडिट टीम, मतलब मेरी ही टीम का कोई मेंबर है जिसका क्लोज रिलेटिव क्या है, सामने वाले क्लाइंट में सीनियर पोजीशन पे बैठा हुआ है। मतलब मान लो मैं और मेरा पार्टनर है, हम दोनों की एक फर्म है, ठीक है, हमको ऑडिट करना है। अब पता चला हमारे पार्टनर का कोई खास रिलेटिव सामने वाली कंपनी में क्या बैठा है, सीनियर पोजीशन पे बैठा हुआ है। अब बताओ, क्या हम लोग दोनों मिलकर ढंग से ऑडिट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका रिलेटिव सामने वाली फर्म में बैठा हुआ है, ठीक है। फिर क्या लिखा है, फॉर्मर पार्टनर ऑफ द ऑडिट फर्म। अच्छा, कोई मान लो हम लोग 3 पार्टनर थे जो ऑडिट करते, तो उसमें से एक पार्टनर ने फर्म छोड़ दी और अब क्या कर रहा है, अब किसी मतलब सामने वाली कंपनी में डायरेक्टर या सीनियर एम्प्लॉय बन के बैठ गया है। तो मतलब हमारा ही पार्टनर अब यहाँ से निकल के कहाँ गया है, कंपनी में आज गया है और वहाँ पर डायरेक्टर या सीनियर एम्प्लॉय बन गया। अब बताओ, क्या हम लोग सामने वाली कंपनी का ढंग से ऑडिट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अपना ही पार्टनर तो वहाँ बैठा हुआ है कहीं ना कहीं, है ना, ऐसा। फिर क्या लिखा है, लॉन्ग एसोसिएशन विथ स्पेसिफिक ऑडिटर एंड देयर स्पेसिफिक क्लाइंट काउंटर पार्ट्स, मतलब आप लंबे समय से किसी क्लाइंट का ऑडिट कर रहे हो, 20 साल से आप किसी क्लाइंट का ऑडिट कर रहे हो, तो यार आपके रिलेशन तो ऐसे बन जाएंगी कि आप क्या ही सच बोलोगे, है ना, ऐसा। फिर लास्ट पॉइंट में क्या लिखा है, एक्सेप्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट गिफ्ट और हॉस्पिटैलिटी फ्रॉम द क्लाइंट कंपनी इट्स डायरेक्टर्स और एम्प्लॉय। बढ़िया बढ़िया गिफ्ट अगर आप एक्सेप्ट करोगे कंपनी वालों से, तो यार फिर आप क्या ही उसका ढंग से ऑडिट कर पाओगे। एक बार गिफ्ट मिलना शुरू होते हैं फिर तो भावनाएं बदल ही जाती हैं, फिर कैसे आप सच बोल पाएंगे, है ना। आप सच बोलोगे वो क्या कहेंगे, सर गिफ्ट बंद हो जाएंगे, जो भी है, ऐसा, है ना। ठीक है, चलो लास्ट थ्रेड कौन सा है, इंटिमिडेशन थ्रेड, डराना धमकाना, ठीक है।
सो इट ऑकर्स व्हेन ऑडिटर्स आर डिटर्ड फ्रॉम इट, मतलब दिस थ्रेट ऑकर्स व्हेन ऑडिटर्स आर डिटर्ड फ्रॉम, मतलब ऑडिटर को रोका जाता है एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली विथ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। आपको धमकाया जा रहा है, आपको रोका जा रहा है कि सुनो, ऑब्जेक्टिवली एक्ट मत करना, ईमानदारी से काम मत करना, फ्रीली काम मत करना, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन मत करना। अगर इस तरीके से आपको रोका जा रहा है तो इसको कहा जाता है इंटिमिडेशन थ्रेट। सर क्लाइंट अपन को कैसे डरा सकता है? देखो कैसे डरा सकता है, बोलेगा हम आपको क्या करेंगे, हटा देंगे, हम आपको हटा देंगे, तो आपकी फीस का नुकसान होगा, समझ रहे हो आप? थ्रेट ऑफ रिप्लेसमेंट, हम आपको हटा देंगे, नया ऑडिटर ले आएंगे। दूसरा, हम आपको फंसा देंगे, हम आपको लिटिगेशन में फंसा देंगे कि आपने ये करा है वो करा है कुछ ना कुछ करके, तो हम आपको हटा देंगे, हम आपको फंसा देंगे। या फिर हम आपका काम कम कर देंगे, काम अगर आपका कम हो गया तो आपकी फीस भी कम हो जाती है। ऐसा तो ऐसी कोई अगर चीज़ें होती हैं तो फिर उस केस में जो थ्रेट क्रिएट होता है वो होता है इंटिमिडेशन थ्रेट। बहुत बढ़िया सर। लास्ट थ्रेट है हमारा एडवोकेसी थ्रेट। एडवोकेसी थ्रेट ये क्या होता है सर? क्लाइंट का एडवोकेट मत बनो। क्या मतलब सर? देखो यार, एडवोकेट का काम होता है कि उसका क्लाइंट गलत हो या सही हो, उसका काम है उसको जिताना। भाई सीधी सी बात है, एडवोकेट को तो ये भी पता होता है कि उसका जो क्लाइंट है वो गलत है, फिर भी उसका काम क्या है कि कोर्ट में जाकर अपने क्लाइंट को डिफेंड करे। पर सीए का ये काम नहीं है। आप एडवोकेट नहीं हो, आपको वो बोलना है जो सच है, ना कि क्लाइंट के हित में बोलना है। आपको वो बोलना है जो सच है, अभी तो आप अच्छे ऑडिटर हो बन पाओगे, मतलब ऐसा। तो एडवोकेसी थ्रेड में क्या लिखा है? सिचुएशंस वेयर ऑडिटर प्रमोट्स और इज परसीव्ड टू प्रमोट क्लाइंट ओपिनियन। आप क्लाइंट को क्या कर रहे हो? क्लाइंट की ओपिनियन को प्रमोट कर रहे हो, इतना ज़्यादा प्रमोट कर रहे हो कि लोगों को क्या लग रहा है, पीपल में बिलीव ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिविटी इज गेटिंग कॉम्प्रोमाइज। आप क्लाइंट का इतना प्रचार प्रसार कर रहे हो, आप क्लाइंट को इतना प्रमोट कर रहे हो या क्लाइंट की ओपिनियन को इतना प्रमोट कर रहे हो कि दुनिया वालों को क्या लग रहा है कि आपकी ऑब्जेक्टिविटी क्या हो रही है, कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। और अगर आपकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज़ हुई तो फिर आप क्या क्लाइंट का ढंग से ऑडिट करोगे? जैसे फॉर एग्जांपल, चलो एग्जांपल देख ही लो ना, क्या लिखा है फर्स्ट एग्जांपल? ऑडिटर इज हेल्पिंग कंपनी इन लिस्टिंग शेयर्स और गेटिंग बेटर इशू प्राइस ऑफ शेयर्स। आप क्लाइंट का आईपीओ लाने में पूरा हैंडल आप ही कर रहे हो, तो आप तो कंपनी की गुण गाओगे ना, आप तो कंपनी के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें बोलोगे ना, आप तो कंपनी को प्रमोट करोगे ना, ताकि एक अच्छा इशू प्राइस कंपनी को मिल जाए। अब बताओ, जब आप इतना प्रमोट करोगे तो बाद में जाकर सच बोल पाओगे? वहां पर आप कुछ ने बड़ी बड़ी बातें फेंक कर आए हो और अब आपको सच बोलना है, कैसे बोलोगे आप? और कैसे लोग आपकी बातों पर भरोसा करेंगे? कहेंगे यार ये तो कंपनी का प्रचारक है, ये तो पार्टी का वो है, प्रचार करने वाला है, तो इसकी बातों पर क्या भरोसा करना। ऐसा तो आप क्लाइंट को इतना प्रमोट मत करो कि लोगों को ये लगने लगी कि आपकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा माना जाएगा कि कौन सा थ्रेट है? एडवोकेसी थ्रेट। ठीक है, एक और एग्जांपल क्या है? ऑडिटर इज रिप्रेजेंटिंग क्लाइंट इन लिटिगेशन और थर्ड पार्टी डिस्प्यूट। अगर आप क्लाइंट को लिटिगेशन में डील रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वहाँ भी आप क्लाइंट को डिफेंड करने की कोशिश करोगे, अच्छा अच्छा बोलोगे, तो फिर ऐसे में भी आपका कहीं ना कहीं क्या है, ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, ऐसा लोगों को लगेगा। और अगर ऐसा हुआ तो कौन सा थ्रेट क्रिएट होगा? एडवोकेसी थ्रेट। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं हम सेफगार्ड टू इंडिपेंडेंस पर। ठीक है, अब इतने सारे थ्रेट्स हैं, कोई ना कोई थ्रेट तो क्रिएट हो ही जाता है जब आप कोई ऑडिट करने जाते हो तो अब उसका सेफगार्ड भी हमें लगाना पड़ेगा। तो क्या लिखा है सर? सेफगार्ड होते क्या है सर? सेफगार्ड्स आर एक्शंस इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन दैट द प्रोफेशनल अकाउंटेंट टेक्स टू रिड्यूस द थ्रेट। सिंपल, कोई भी सीए थ्रेट्स को रिड्यूस करने के लिए जो एक्शन लेता है, सीए जब कोई भी थ्रेट को रिड्यूस करने के लिए कोई एक्शन लेता है तो उस एक्शन को क्या कहा जाता है? सेफगार्ड कहा जाता है। ठीक है, टू एड्रेस द इशू गाइडिंग प्रिंसिपल है कुछ सेफगार्ड टू इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग, कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल है और वो क्या है? फॉर द पब्लिक टू हैव कॉन्फिडेंस इन क्वालिटी ऑफ ऑडिट, ऑडिटर शुड ऑलवेज बी एंड अपीयर्स टू बी इंडिपेंडेंट। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि देखो ऐसा है यार, अगर आप चाहते हो कि पब्लिक का कॉन्फिडेंस बना रहे क्वालिटी ऑफ ऑडिट में, पब्लिक का कॉन्फिडेंस बना रहे ऑडिट में, अगर आप चाहते हो तो आपको इंडिपेंडेंट रहना भी है और इंडिपेंडेंट दिखना भी है। ये तो पहली जिम्मेदारी हो गई आपकी। ठीक है, तो पहला गाइडिंग प्रिंसिपल क्या हो गया कि भाई इंडिपेंडेंट रहना भी और इंडिपेंडेंट दिखना भी है। सेकेंडली, कोई भी वर्क एक्सेप्ट करने से पहले आपको ये देख लेना चाहिए कि कहीं कोई थ्रेट टू इंडिपेंडेंस तो नहीं है।
तीसरी बात, अगर आपको थ्रेट दिखाई दे तो या तो उस काम से मना करने की कोशिश करो, डेजिस्ट फ्रॉम द टास्क, या फिर उस थ्रेट को एलिमिनेट करना चाहिए। एट वेरी लीस्ट अप्लाई सेफगार्ड टू रिड्यूस द थ्रेट। आपको कोशिश करना चाहिए थ्रेट को रिड्यूस करने की। सिंपल है यार, या तो थ्रेट को रिड्यूस करने की कोशिश करो, या उस थ्रेट को एलिमिनेट ही कर दो, या फिर वो काम लेने से ही मना कर दो, ऐसा कुछ। इफ द ऑडिटर इज अनेबल टू इम्प्लीमेंट अप्रोप्रिएट सेफगार्ड, अगर आप अप्रोप्रिएट सेफगार्ड अप्लाई नहीं कर पा रहे हो किसी थ्रेट के अगेंस्ट, तो आपको क्या करना चाहिए? ही मस्ट नॉट एक्सेप्ट दी वर्क। वो काम एक्सेप्ट ही मत करो यार, है ना? ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है, मान लो कभी ऐसा हो जाए कि ये क्या लिखा है, यदि आपका क्लासमेट क्लाइंट कंपनी में CFO है, तो आप उस एंगेजमेंट में, अच्छा ठीक है, मान लो मेरी फर्म में 3 पार्टनर हैं, ठीक है, और कोई ऐसी कंपनी का ऑडिट आता है जिसमें कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हो रहा है कि मेरा क्लासमेट ही उसका ओनर है या एक अच्छी पोजीशन पे बैठा हुआ है ना? तो अगर कोई ऐसी कंपनी का ऑडिट मेरे पास आता है जिस कंपनी का ओनर कौन है, मेरा ही क्लासमेट है, तो ऐसे केस में वो ऑडिट को, या तो मैं ऑडिट को मना ही कर दूं कि मैं नहीं कर पाऊंगा यार ये, या फिर मुझे पता है क्या करना चाहिए, मुझे उस ऑडिट को लीड नहीं करना चाहिए। मेरी जगह पे मेरे जो 2 पार्टनर हैं उनको, उनमें से किसी एक को लीडर बना देंगे और वो उस ऑडिट को लीड करेंगे, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिवली उस ऑडिट को कर पाएंगे ना। उनका प्रोफेशनल जजमेंट थोड़ी कॉम्प्रोमाइज होगा, उनका क्लासमेट थोड़ी है, वो तो मेरा क्लासमेट है ना? अगर मैं लीड करूंगा, मैं एंगेजमेंट पार्टनर बन जाऊंगा इस ऑडिट का, तो फिर मैं अच्छे से ऑडिट कर ही नहीं पाऊंगा, है ना? ऐसा तो एक तरीके से क्या हो गया, सेफ गार्ड हो गया। लास्ट एडिंग एथिक्स वाले पोर्शन की, और वो क्या है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। पूरा ही आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मतलब आपको दिमाग में आता होगा कि आपको क्या करना है, क्वेश्चनिंग माइंड रखना है, अलर्ट रहना है। ऑडिट करते समय ऐसे सोते नहीं रहना है, आपको अलर्ट रहना है और एकदम माइंड ओपन रखना है, तभी आपको गलतियां दिखाई दे पाएंगी, तभी आप कनेक्ट कर पाओगे कि कहाँ क्या गड़बड़ हो रही है ना। सो क्या लिखा है, इट रेफर्स टू एन एटीट्यूड, सुनना एग्जाम में लिखने के हिसाब से याद भी करा रहा हूँ। रेफर्स टू एन एटीट्यूड, रेफर्स टू एन एटीट्यूड, ये एक एटीट्यूड है दैट इंक्लूड्स 3 चीजें, अ क्वेश्चनिंग माइंड, बीइंग अलर्ट टू कंडीशन विच माइट इंडिकेट पॉसिबल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू एरर और फ्रॉड। उन कंडीशन के प्रति अलर्ट रहना है जो क्या इंडिकेट करती हैं, मिसस्टेटमेंट इंडिकेट करती हैं ड्यू टू फ्रॉड और एरर। तीसरा, आपको क्रिटिकल असेसमेंट करना है ऑडिट एविडेंस का, आपको क्रिटिकल असेसमेंट करना है ऑडिट एविडेंस का, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि आपको उन कंडीशन के प्रति अलर्ट रहना है जो कहीं ना कहीं मिस स्टेटमेंट की तरफ इशारा करती हैं। तो वो कंडीशन कौन कौन सी हो सकती है? सबसे पहले कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंस, अलर्ट रहो, कहीं ऐसा तो नहीं एक एविडेंस कुछ और कह रहा है, दूसरा एविडेंस कुछ और कह रहा है, कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंस। कंडीशंस इंडिकेटिंग पॉसिबल फ्रॉड, आपको कुछ ऐसा दिख रहा है जिससे आपको लग रहा है कि यहाँ फ्रॉड हो सकता है, ऐसी कोई कंडीशन आपको दिखाई दे रही है, जैसे कि कुछ कैश का अमाउंट कम दिख रहा है, मिसिंग दिख रहा है, ठीक है। इंफॉर्मेशन दैट क्वेश्चंस रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट, अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है आपको जिससे आपको लगता है कि यार ये डॉक्यूमेंट जाली हो सकता है, फेक हो सकता है, तो ऐसे केस के लिए भी आपको अलर्ट रहना है, ठीक है। फिर सर्कमस्टेंसेस दैट सजेस्ट नीड फॉर ऑडिट प्रोसीजर इन एडिशन टू दोज रिक्वायर्ड बाय एसेस, क्या मतलब हुआ? देखो हर एक ऐसे में बताया गया है कि कौन सी सिचुएशन में कौन सी ऑडिट प्रोसीजर लगाना है। अब मान लो कोई ऐसी सिचुएशन आपको दिखाई दे कि उसके लिए जो भी ऑडिट प्रोसीजर आपको लगानी है वो किसी भी स्टैंडर्ड में दी ही नहीं गई, तो आप सोचो कि किस तरीके से काम करा है सामने वाले ने, ऐसा क्या करा है कि आपको उस काम को चेक करने के लिए कोई ऑडिट प्रोसीजर स्टैंडर्ड में ही नहीं दी गई है। मतलब आपको कोई नई ऑडिट प्रोसीजर लगानी पड़ रही है अलग से, जिसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं है स्टैंडर्ड में। इसका मतलब कुछ तो बड़ा हो रहा है, जरूरी नहीं कि गलत हो, पर कुछ तो इशू हो सकता है ना। तो अगर आपको कोई ऐसी परिस्थिति दिखाई दी जिसमें आपको ऐसा लगता है कि आपको वो ऑडिट प्रोसीजर लगानी पड़ेगी जो एसेस के अलावा है, जो एसेस में वो तो लगाओगे उसके अलावा भी आपको कुछ और लगाना पड़ जाए, तो मतलब समझ लो मैटर बड़ा है, ठीक है। तो कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंस मिलते हैं, ऐसी कंडीशन मिलती है जो फ्रॉड की तरफ इशारा करती हैं, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मिलती है जो डॉक्यूमेंट की रिलायबिलिटी पर ही क्वेश्चन क्रिएट कर देती है, और ऐसी कोई सर्कमस्टेंसेस जो सजेस्ट करती हैं कि आपको वो ऑडिट प्रोसीजर लगानी पड़ेगी जो इन एडिशन टू दोज रिक्वायर्ड बाय एसेज हैं, ठीक है। फिर क्या लिखा है, अगर आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को मेंटेन करेंगे, अगर आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को मेंटेन करेंगे तो आप रिड्यूस कर पाएंगे इन 3 रिस्क को। समझो बेटा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, केवल इतना पोर्शन। आईसीआई अब 3 और 4 नंबर के क्वेश्चन ही पूछता है,
या एमसीक्यू 2 नंबर का पूछता है, तो छोटे छोटे पोर्शन पर क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं अब, है ना, तो इतना पोर्शन पूछेगा वो, है ना। तो सर अगर आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का एटीट्यूड मेंटेन करते हैं, क्वेश्चनिंग माइंड रखते हैं, तो इससे कितनी रिस्क कम हो जाती है? 3। कौन कौन सी? ओवरलुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस। अब अगर कुछ अनयूजुअल दिखाई देगा तो आप उसे नज़रअंदाज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आप अलर्ट है ना, तो आपको दिख जाएगा कि यार ये कुछ अलग है ना, कुछ एबनॉर्मल है, कुछ अनयूजुअल है। फिर ओवर जनरलाइजिंग व्हेन ड्राइंग कंक्लूजन। आप कोई भी कंक्लूजन निकालते समय जनरलाइज नहीं करोगे। अगर 4 एंट्री सही हैं तो बाकी सारी एंट्री सही होंगी, ऐसा आप नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आप अलर्ट हो ना, आपको पता है हो सकता है शुरुआत की तो सही होंगी, बाद में गलती हो, तो आपको ओवर जनरलाइज नहीं करना है कि इतना सही है तो बाकी भी सही हो गई, ऐसा नहीं करना है, राइट। फिर यूजिंग इनएप्रोप्रिएट assumptions इन डिटरमाइनिंग द नेचर, टाइम, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर एंड इवैल्यूएटिंग रिजल्ट। मतलब आप बच जाएंगे कौन सी रिस्क से? इनएप्रोप्रिएट assumption लेने वाली रिस्क से आप बच जाएंगे। कैसे सर? कई बार अपन ये assumption लेते हैं कि लास्ट ईयर तो कंट्रोल्स बहुत अच्छे थे, तो इस बार एक भी कंट्रोल चेक नहीं करेंगे, हम मान लेते हैं कि लास्ट ईयर कंट्रोल अच्छे थे तो इस बार भी सारे कंट्रोल अच्छे होंगे। अब आपको पता है कि कंट्रोल्स अच्छे हैं बुरे, उसके हिसाब से ही आगे की नेचर, टाइम, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड होती है। अरे आपको पता है ना, टेस्ट ऑफ कंट्रोल या कंप्लायंस प्रोसीजर के बाद ही सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका नेचर, टाइम, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर क्या होगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि कंट्रोल्स कैसे हैं। अब आपने एजम्पशन क्या ले ली कि पिछली बार कंट्रोल अच्छे थे तो इस बार भी कंट्रोल अच्छे होंगे, तो ऐसा नहीं होगा ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसी चीज़ों से बच जाओ तो अलर्ट रहो, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का एटीट्यूड मेंटेन करके रखो। मानते हैं कि पिछली बार सारे कंट्रोल अच्छे थे तो इस बार भी अच्छे होंगे, पर कुछ तो चेक कर ही लो। कुछ चेक कर लोगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सही भी है कि नहीं है ना। तो क्या हो जाएगा सर, कौन सी रिस्क कम हो जाएगी? यूजिंग इनएप्रोप्रिएट assumption इन डिटरमाइनिंग नेचर, टाइम, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर एंड इवैल्यूएटिंग रिजल्ट्स। फिर क्या लिखा है? Auditor is required to maintain professional skepticism even if he believes that management and TWG are honest. इस पर बनेगा दोस्तों क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे बनेगा? मान लो आपको सामने मतलब क्वेश्चन में बोल दिया कि जो क्लाइंट है वो बहुत ईमानदार है, जो क्लाइंट की मैनेजमेंट है, TCWG है, ऑनर से, वो सब ऑनेस्ट है। तो बताओ जब आपको ये पता चलेगा तो क्या आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का एटीट्यूड मेंटेन नहीं करोगे? गलत। वो ऐसे ही बोलेगा कि यार सीए सोच रहा है कि क्लाइंट तो बहुत अच्छा है, क्लाइंट का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, तो मेरे हिसाब से इस केस में तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि क्लाइंट अच्छा है, सब अच्छा ही करा होगा उसने। तो ऐसा नहीं है, क्लाइंट अच्छा हो या बुरा हो या जैसा भी हो, आपको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का एटीट्यूड तो मेंटेन करना ही है। तो यहाँ पर आप देखो ये क्वेश्चन, चलो अपन रीड ही कर लेते हैं। The auditor of a company have only relied upon management representation letter regarding treatment of certain tax matter under appeal by the company. अच्छा, कोई टैक्स रिलेटेड मैटर था जो अपील में पेंडिंग था, तो उस मैटर के रिगार्डिंग क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए उसका, उस मैटर को कैसे डील करना चाहिए, उसके रिगार्डिंग सीए ने पता है क्या करा, मतलब ऑडिटर ने क्या करा, केवल मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन ले लिया। सर ये क्या है? WR होता है ना, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, इन्होंने केवल WR ले लिया, खुद चेक कुछ नहीं करा, बस WR ले लिया, है ना। द ऑडिटर हैव नॉट कैरिड आउट एनी अदर ऑडिट प्रोसीजर टू जस्टिफाई मैनेजमेंट ट्रीटमेंट ऑफ सेट टैक्स मैटर्स। आपने कोई भी ऑडिट प्रोसीजर नहीं लगाई उस टैक्स रिलेटेड मैटर के ट्रीटमेंट को चेक करने के लिए, कुछ भी नहीं करा आपने, बस WR ले लिया, ठीक है। वॉट इज लैकिंग ऑन द पार्ट ऑफ ऑडिटर इन सच सिचुएशन? क्या लैक कर रहा है, क्या मिसिंग है? तो इट शोज लैक ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। तो पूरी कहानी बता देना, फिर बोल देना कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म उन्होंने मेंटेन नहीं करा। और एग्जाम में आए तो बेटा आपको समझाना पड़ेगा कि व्हाट इज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ये तो इन्होंने क्या करा है कि बस सीधा कंक्लूजन बता दिया, एग्जाम में आएगा तो ये तो लिखना ही है, प्लस आपको बताना पड़ेगा कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म होता क्या है, तब जाके प्रॉपर आपको मार्क्स मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पर यारू हमारा जो एथिक्स वाला पोर्शन है वो यहाँ पर हो जाता है फिनिश, राइट। थैंक यू सो मच इतनी शांति से, इतनी मोहब्बत से मुझे सुनने के लिए। ओके।